जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं लालजीत यादव आप सभी को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 के बारे में सारा विस्तार से जानकारी देने जा रहा हूं, क्योंकि आप सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि आपकी जो ऑफिशियल नोटिस है यह अब जारी हो चुकी है। तो आप यही कह रहे थे ना, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई। यकीनन बच्चों, हम लोग पिछले 5 साल से इस भर्ती का वेट कर रहे थे। आप सारे प्यारे प्यारे विद्यार्थी दिन रात मेहनत कर रहे थे। तो चलिए, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब कोई गिला शिकवा नहीं, सिर्फ एक ही काम है कि आपको वर्दी लेना है। और आपको तो याद है, वर्दी चाहिए तो कीर्तिमान एकेडमी आई। बच्चों, आपको पता है कि पिछले वर्ष की जितनी भर्तियां हुई हैं उसमें हजारों सिलेक्शन आपके अपनी कीर्तिमान एकेडमी से हैं, और आपको ये बात पता है। लेकिन आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूं इस वीडियो में कंप्लीट, वो सिर्फ इस मुद्दे पर होगा कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसमें क्या कुछ है, यानी एग्ज़ाम का पैटर्न आपका क्या है, सैलरी आपको क्या मिलेगी, उम्र सीमा क्या है, लास्ट डेट क्या फॉर्म सबमिट करने की, आपका सिलेबस क्या है, और फॉर्म सबमिट करने के लिए आपकी फ़ीस क्या है। इससे जुड़ी सारी कंप्लीट जानकारी मैं इसमें देने वाला हूं। पूरी वीडियो आप एक बार देख लेंगे डिटेल में तो एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी। जो बहुत सारी गलतियां आप करते हो उन सारी गलतियों से बच जाओगे। मैं हर मुद्दे पे चर्चा करने वाला हूं। स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो विज्ञप्ति आपकी है 23 दिसंबर 2023 को आ गई। आप इससे परिचित हैं, और आपको कोई भी सूचना चाहिए तो आपकी ये वेबसाइट है, आप इस पे विजिट कर सकते हो, सारी डिटेल ले सकते हो, यानी uppbpw.government.in पर। स्टूडेंट, आपकी परीक्षा का नाम क्या है? पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023। यहाँ पर ये जितनी डिटेल में है, उत्तर प्रदेश में पुलिस में पुरुषों और महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर जो आपका पे बैंड बच्चों ये 5200 से 20,002 तक, और ग्रेड पे आपका 2000 लगेगा। साथ ही साथ वेतनमान में जो मैट्रिक रुपये 21,700 के अंतर्गत आपको रिक्त पदों के लिए भर्ती किया जाएगा। ये यहाँ पर ये जानिए कि आपका जो फॉर्म भरना कैसा, ऑनलाइन। यही कंफर्म कर देता हूँ कि जो आपकी परीक्षा होनी है वह होनी है ऑफलाइन। अभी डिटेल में एक एक चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। सो स्टूडेंट, आप केयरफुली बात को समझिए। सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर जो पद हैं उनके बारे में आप जान लें। यहाँ पदों की बात करता हूँ स्टूडेंट, तो अनारक्षित यानी अनरिजर्व अर्थात जनरल के कैंडिडेट जो हैं इनके लिए 24,100 पद कुल है। तो 24,102 पद है बच्चों। जो EWS के कैंडिडेट हैं उनको 6,024 पद मिल रहे हैं। OBC के कैंडिडेट अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264 वैकेंसी है। वहीं पर हमारे SC कैंडिडेट के लिए 12,650 पद हैं। तो ST विद्यार्थियों के लिए 12,400। आप देखिए, बहुत बड़ी भर्ती बच्चों, जिसमें 60,244 पद हैं, बाकी 10,000 पद अलग से आपको मिलने वाले हैं। तो आइए जरा इसके बारे में जानकारी दे दूं। आपको ये पता हो गया कि भाई इसमें पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी पात्र होंगे। लेकिन एक बात और है कि जो आपका आवेदन, जितने काम की बातें बच्चों, ये पूरी चीज़ें कंप्लीट कीर्तिमान एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल और पूरा हमने PDF डाल दिया है, वहाँ से लेके पूरा डिटेल में आप एक बार अध्ययन कर सकते हो। हालांकि आपके जितने भी काम की बात मैं एक 1 बाय 1 डिस्कस कर रहा हूँ, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बस आप चीज़ों को सही से समझ लो तो फॉर्म भरने में किसी भी गलती से आप बचेंगे। और तैयारी की रणनीति अब कैसे होनी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, जो आपका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है या फिर शुल्क जमा करने की तिथि है, ये कब से शुरू हो रही है? 27 दिसंबर से। तो आप इसे ना भूल जाना, 27 दिसंबर से आपका आवेदन लिया जाने लगेगा ऑनलाइन। वहीं पर अंतिम तारीख 16 जनवरी रखी गई है। अगर कोई संशोधन वगैरह है तो उसकी जो अंतिम तारीख है वो 18 जनवरी रख दी गई। यहाँ पर स्टूडेंट बात करते हैं फ़ीस की। तो अगर आवेदन की फ़ीस की बात करूँ तो ये 400 रुपीज़ यानी 400 रुपये तय किया गया है। योग्यता की बात करूँ, अर्हताओं की बात करता हूँ, तो जाहिर तौर पर यहाँ पे जो योग्यता है, आपको भारत का नागरिक होना है या फिर तिब्बती शरणार्थी अगर आप हैं, लेकिन भारत में अस्थायी निवास के अभिप्राय से मतलब है 1 जनवरी 1962 के पहले अगर भारत में आ चुके हैं आप, तो आप आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा भारतीय उद्भव का ऐसा कोई व्यक्ति जिसने भारत में
अस्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया से अगर प्रव्रजन किया हो तो भी फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो आपके काम की जानकारी, इधर तो ऐसा कुछ है नहीं, साफ साफ हम आगे बढ़ते चलेंगे। एक बात यहाँ बता देना था आपको कि आपने जो भी पात्रता पत्र है, आपके पास प्रमाण पत्र हैं, ये कहा गया है कि आपका फॉर्म सबमिट होने के समय तक वो आपके पास में हर हाल में होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता के बारे में बात की गई है तो आपको 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या उसके समकक्ष आपके पास कोई मान्यता प्राप्त डिग्री हो। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आप सभी को ध्यान में रखनी है कि जिस वक्त आप फॉर्म भर रहे हैं उस वक्त जितनी भी जरूरी शैक्षिक योग्यता है वह आपके पास अवश्य होनी चाहिए। यानी इसका मतलब है कि आपके पास आपकी जो मार्कशीट है यानी अंक पत्र, प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट है, ये आपके पास में उपलब्ध रहना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो शैक्षिक योग्यता अपेक्षित है बच्चों, उसमें जब सम्मिलित आप हो रहे हैं, अपीयर्ड हो रहे हैं, तो ऐसे कोई भी अभ्यर्थी हैं जिनके पास ये डिग्री नहीं है यानी अपीयरिंग वाले छात्र इसमें शामिल नहीं हो सकते। अर्थात जो 10वीं 12वीं पास हैं और उनके पास मार्कशीट और डिग्री है, सिर्फ फॉर्म वही भर पाएंगे। यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि आवेदन पत्र में जिन भी शैक्षिक योग्यताओं को आपने प्रदर्शित किया है उनकी अर्हता की यथार्थता, शुद्धता, समकक्षता को सिद्ध करने के लिए आपको अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व तो आप ही का होगा और इस संबंध में बोर्ड का जो भी निर्णय होगा अंतिम। इसका मतलब है कि जब भी आपको डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए कहा जाएगा डीबी के समय, आप सारे साक्ष्य प्रस्तुत कर पाएँ। एक बात और, अन्य बातों के अलावा, ये बच्चों आपकी ओरिजिनल पूरी की पूरी विज्ञापन है, तो अन्य बातों के अलावा ऐसे अभ्यर्थी को थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाएगा, अधिमान दिया जाएगा जिनके पास डोयक या NIELT सोसाइटी से कंप्यूटर में O लेवल की डिग्री है। साथ ही साथ अगर आपके पास प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि की आपने सेवा करी है तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा, या फिर NCC यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर में आपके पास B प्रमाण पत्र हो। आइए, सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है उम्र संबंधी की। यहाँ पर एज के बारे में कंफर्म है कि जो भी हमारे मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनका 1 जुलाई 2023 को उम्र 18 साल होनी चाहिए और 22 वर्ष से ज़्यादा के ना हो। 18 से 22 यानी कैंडिडेट का जो जन्म है 2 जुलाई 2001 से पूर्व और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। वहीं पर महिला अभ्यर्थियों के संदर्भ में 1 जुलाई 2023 को उनकी उम्र मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 साल। थोड़ी लड़कियों को यहाँ पे ज़्यादा दिया गया, यानी इनका जन्म 2 जुलाई 1998 से पहले या फिर 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म की गई है आपके विज्ञापन में कि अगर आप OBC यानी पिछड़ा वर्ग से हैं, अनुसूचित जाति यानी SC से हैं, अनुसूचित जनजाति ST हैं या फिर ऐसी किसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, लेकिन याद रहे कि सब कुछ ये उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को मिलेगा, के लिए अधिकतम आयु में जो छूट है तदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार ये मान्य होगी। यानी जो ये आरक्षण श्रेणी में आने वाले लोग हैं EWS के अलावा सभी को उम्र में छूट दी जाएगी, वो अधिकतम 5 साल के बच्चों। आगे अभी वो चीज़ भी कंफर्म की गई है। बाकी चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह आप जानते हैं। वैवाहिक स्थिति में आपके एक से ज़्यादा पत्नी नहीं होनी चाहिए, या महिला है तो पति नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें याद रखना आपको। शारीरिक तौर पर आपको फिट फाट होना है, इसका भी आपको ख्याल रखना है। आइए भर्ती प्रक्रिया पर चर्चा करते हैं कि भर्ती प्रक्रिया क्या है आपकी। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए यही है। अगर स्टूडेंट इस मामले में हमें गंभीरतापूर्वक समझना है तो आपको पता है कि आपका ये जो सिलेक्शन है उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2017 समय पर यथा संशोधन के अधीन ही आपका सिलेक्शन होगा। नियमावली की जो बोर्ड पर वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। बच्चों, परीक्षा जो होनी है लिखित परीक्षा है। यहाँ लिखित परीक्षा कह रहे हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे ऑफलाइन, ये था दोस्तों,
आपका एग्जामिनेशन, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, तमाम चर्चाएं थीं, लेकिन आपका एग्ज़ाम कैसा होने जा रहा है? ऑफलाइन मोड में यह लिखित परीक्षा होगी। यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि आपका सिलेबस किसी प्रकार से परिवर्तित नहीं हुआ है, सिलेबस वही है जो पिछला था, सब कुछ वैसे ही है। तो लिखित परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव होनी है, मल्टीपल चॉइस, यानी एक क्वेश्चन के नीचे 4 विकल्प होंगे बच्चों। आपकी जो लिखित परीक्षा है वो 300 मार्क्स 300 नंबर की है और यहाँ पर कुल 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। इसमें कुल मिला के 4 विषय होंगे, प्रश्नों की संख्या 150 होनी है। सब डिटेल में चर्चा कर रहा हूँ। जो विषय हैं वो सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, चौथा है मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। आपको याद रखना है कि अगर आपने गलती की सज़ा भी मिलेगी, तो आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है, इस बात को ध्यान रख लेना है। आपको कुल 150 प्रश्न पूछे जाने हैं। अगर आपने उत्तर सही दिया है तो 2 नंबर आपको मिलेगा, अगर आपने गलती की है तो आधा नंबर आपका कटेगा, 0.5 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। आप इसका भी खास ख्याल रखिएगा एग्ज़ाम करते समय। अब OMR पे एग्ज़ाम होना हो तो ठीक है, ये सारी जानकारी आपके पास पहले से पता है भाई। चलिए जितनी, हाँ एक बात यहाँ पे और गौर करने की है कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था भी है, तो इसका ख्याल रखिएगा। पेपर आपको बहुत बढ़िया से करना बच्चों। जो पिछली सारी कट ऑफ है उनमें एक एवरेज जनरल का 225 का रहा मैक्सिमम अब तक पुलिस भर्ती में, तो आपका एक सामान्य लक्ष्य 225 से भी प्लस करने का रहेगा। तो आपका चाहे जैसा नॉर्मलाइजेशन होगा या मेरिट हाई या लो जो भी जाती, तो भी आप सेलेक्ट श्योर हो जाओगे। स्टूडेंट यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसका फार्मूला यहाँ पे देखिए लिख के दिया गया, आप इसे देख लीजिएगा। बाद में आप लोग बड़ा परेशान रहते हो। कह रहा सही उत्तर गुणे निर्धारित अंक बटे सही प्रश्नों की संख्या, ये फार्मूला जिससे ये कैलकुलेट करने वाले हैं। यहाँ तक आई थिंक आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर होगी। जरा अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो लोग आधी अधूरी के साथ फॉर्म भर देते हैं, बाद में परेशान होते हैं, तो आप अपनी भी जानकारी कंफर्म रखिए, साथ ही दोस्तों तक भी पहुंचाइए। बड़ी भर्ती है, सिलेक्शन की संभावना प्रबल है, बस थोड़ी अगर ध्यान देंगे तो। बाकी बच्चों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये है, अभिलेखों का वेरिफिकेशन, DB वगैरह सारे प्रोसेस आप इसको ध्यान से एक बार पढ़ लेना। शारीरिक क्षमता हो गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक बात बता दूँ मैं कि जो पुरुष अभ्यर्थी मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो न्यूनतम शारीरिक मानक है वो क्या तय किया गया है। अगर आप जनरल हैं या अन्य पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति, यानी यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की बात हो रही है, OBC और SC, अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से जुड़े हुए पुरुष अभ्यर्थी मेल कैंडिडेट हैं तो आपको मिनिमम 168 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला होना ही होगा। इसका खास ख्याल रखिए, अपना नपा लीजिएगा। वहीं पर स्टूडेंट अगर वो ST कैटेगरी का मेल कैंडिडेट है, पुरुष अभ्यर्थी है, तो उसकी हाइट में थोड़ी छूट है, 168 नहीं 160 सेंटीमीटर का उसको होना चाहिए। जो आपके सीने की माप है वो भी की जाएगी। अगर आप सामान्य, अनपिछड़े वर्ग या फिर अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपके सीने की माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए होनी चाहिए और कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका बढ़ना चाहिए जब आप सीने को फुलाते हो, यानी 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पर अगर आप अनुसूचित जनजाति यानी ST कैंडिडेट हैं, ST कैंडिडेट हैं, तो आपका जो सीना है बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यानी न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। इसका भी ख्याल रखिए, थोड़ा जिम उम बढ़िया करते रहिए। आइए जरा हम महिला अभ्यर्थियों के बारे में देखें। तो जो भी महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो न्यूनतम शारीरिक मानक हैं वो क्या हैं। अगर महिला सामान्य या अनपिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति की हैं, यानी जनरल, OBC और SC कैंडिडेट हैं महिला, तो इनकी जो हाइट होनी है कितनी, 152 सेंटीमीटर। अगर वो महिला ST कैटेगरी की अनुसूचित जनजाति की हैं तो 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। महिलाओं के मामले में वज़न का खास ख्याल रखा गया है कि इनको न्यूनतम 40 किलोग्राम का होना जरूरी है। स्टूडेंट बाकी शारीरिक मापदंड के बारे में सबको देखिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में जानना जरूरी है कि जो आपका अभिलेखों की संवीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण में सफल होने के बाद, यानी आपका
रिटन एग्जामिनेशन पहले हो जाना है, फिर अभिलेखों की डीबी आपका हो जाना है, फिर आपका फिजिकल हो जाना है। इसके बाद बच्चों लास्ट में आपका यहाँ पे शारीरिक दक्षता को जो परीक्षण किया जाना है उसमें क्या होना है ये जानिए। जितने भी पुरुष कैंडिडेट हैं उनको 4.8 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर का मतलब स्टूडेंट है ये आपके पास में 4800 मीटर की दौड़ आपको कंप्लीट करनी है। समय आपको मिलने वाला है 25 मिनट का, इसका ख्याल रखिएगा। वहीं पर महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर यानी 2400 मीटर आपको दौड़ना होगा। बदले में समय आपको 14 मिनट मिलेगा। क्लियर सबको? तो मेल कैंडिडेट को 4800 मीटर 25 मिनट, महिला कैंडिडेट को 2400 मीटर और ये 14 मिनट में आपको दौड़ को कंप्लीट करना है। तो बच्चों उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू रखिएगा। चयन अंतिम योग्यता सूची के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सारे प्रोसेस आपके जब हो जाएंगे, यहाँ पर ये भी जान लेना कि एक बार में आपका सिलेक्शन होना है, कोई वेटिंग लिस्ट यहाँ पे जारी नहीं होगी। आप चलिए यहाँ सारी बात लिखी गई कैसे क्या। उम्र सीमा के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करनी थी कि उम्र सीमा की छूट, तो यहाँ पे आयु सीमा में छूट कह रहे हैं लंबवत और क्षैतिज आरक्षण है केवल और केवल उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनको ही प्राप्त होगा। अदर स्टेट के लोगों को ऐसा कोई भी आरक्षण की व्यवस्था या उम्र में कोई छूट उनको प्राप्त नहीं होगी। यहाँ उम्र की छूट का मतलब कोविड वाली छूट से बिल्कुल नहीं है। उस संदर्भ में आप सब भी चाह रहे हो, हम लोग भी चाहते हैं जो पुराने छात्र उनको थोड़ा सा 2-3 साल का मौका सरकार दे, बट ये सेकेंडरी मैटर है। पहले जो लोग योग्य हैं वो अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करें। यहाँ किसको कितना मिलना वो सारी बातें लिखी गई हैं, आप इनको देख लीजिएगा। सामान्य तौर पर आपके पास जितने भी कैंडिडेट हैं ओबीसी, एससी, एसटी, इन सबको 5 साल की छूट मिलती है। नौकरी में अगर हैं तो मिलेगा। बाकी सारे डिटेल आप इसको अच्छे से एक बार देख सकते हो। चलिए भाई आगे बढ़ते चलें। भूतपूर्व सैनिक वगैरह चलिए तो सब कुछ हो जाएगा। टिप्पणियाँ कुछ खास नहीं हमने देखा आपके लिए। आराम से आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होनी, इसके बारे में आपको ऊपर ही बता चुका हूँ। और ये है, अच्छा हाँ ये महत्वपूर्ण बात बच्चों, इम्पॉर्टेंट बात है। शैक्षिक और आरक्षण से संबंधित जो भी आपके पास प्रमाण पत्र हैं वो डिजी लॉकर के माध्यम से ही आपको अपलोड करना है। फॉर्म फिल करते समय कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों से हम अपेक्षा कर रहे हैं कि जब आप आवेदन पत्र करेंगे उसके साथ जो संलग्न किए जाने आपके वो शैक्षिक, आरक्षण संबंधी, आयु में कोई छूट संबंधी या अन्य सभी प्रमाण पत्र जो कि डिजी लॉकर पर अगर उपलब्ध हैं तो उनको डिजी लॉकर के माध्यम से ही अपलोड करना है। या जो प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर उपलब्ध नहीं हैं उनकी प्रति को आपको स्कैन करके अपने फॉर्म के साथ अपलोड करना है। इसका खास ख्याल रखिएगा बच्चों। फोटोग्राफ और सिग्नेचर का भी खास ख्याल रखना है। आपको यहाँ पर स्पष्ट किया गया है इस विज्ञापन में, बहुत शानदार विज्ञापन है, नीट एंड क्लीन है। कहा गया कि आवेदन पत्र में अन्य सूचनाओं के अलावा फोटो और हस्ताक्षर अलग अलग आपको अपलोड करना होगा। जब आप लोग साइबर कैफ़े पर जाते हो तो लापरवाही करते हो, इसका खास ख्याल रखना। बैठ के अपनी आंखों के सामने एक एक डिटेल को चेक कीजिएगा। और यहाँ बताया गया कि आपकी जो रंगीन फ़ोटो होगी उसका साइज़ क्या है, न्यूनतम 20 KB और अधिकतम 50 KB है। जो हस्ताक्षर का नमूना है उसकी भी साइज लिखी है, न्यूनतम 5 KB और मैक्सिमम आपका 20 KB का साइन होना है स्टूडेंट। ये सारी चीज़ें आपको स्कैन करना है, फिर वहाँ पे अपना अपलोड करवा देना है। सारी बातें दिया है। जो रंगीन फ़ोटो है, रंगीन फ़ोटो के आकार है 35 मिलीमीटर यानी 1.4 इंच गुणे 45 मिलीमीटर या 1.7 इंच का होना चाहिए, जिसमें फ़ोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो। सेवारत अभ्यर्थी की फ़ोटो में कोई वर्दी नहीं होनी चाहिए, इसका भी ख्याल रखिएगा। अगर आप कहीं सेलेक्ट हैं और यहाँ पे आना चाह रहे हैं तो कोई वर्दी वगैरह आपकी नहीं होनी चाहिए। बाकी यहाँ फ़ोटो के बारे में डिटेल लिखी कि मिनिमम 6 महीने के आसपास की होनी चाहिए। बहुत पुरानी फ़ोटो ना हो कि आपकी बचपन की यादों वाली फ़ोटो लगा दें तो दिक्कत हो जाएगी। आवेदन प्रक्रिया के जितने महत्वपूर्ण चरण हैं वो सारी आपको डिटेल पता हो चुकी हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। चलिए भाई ये सब आप एक बार देख लेना, बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा ये ठीक। आइए सबसे इंपॉर्टेंट बात पर करते हैं। अब आपका सिलेबस क्या है। आपने ऊपर अभी हमारे साथ चर्चा कर ली कि कुल मिला के 150 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाने बच्चों। आपको ये पता है कि हर क्वेश्चन का आपको 2 नंबर मिलेगा। कुल आपकी परीक्षा 300 नंबर की होने वाली है। आपको ये बता चुका हूँ कि अगर आपने गलती की है तो 0.5 अंक आपके काट लिए जाएंगे। आपको ये बता चुका हूँ कि आपको अपना टारगेट 225 से ज़्यादा नंबर का रखना है।
अगर आपने रणनीति के साथ तैयारी की तो यह असंभव नहीं है, और अगर आपको असंभव लगता है तो आप देखना आपके ही तमाम साथी होंगे जो 60,000 पदों पर पूरा का पूरा सिलेक्शन ले लेंगे। सो किंतु परंतु नेगेटिव सोचने की बजाय हम आपको सारी रणनीति पर चर्चा करेंगे। बस उन चीज़ों को फॉलो करना है। आपके अंदर जितनी ताकत है 2 महीना झोंक दो और एक वर्दी ले लो। आओ सबसे पहले सिलेबस को एक बार हम समझा दें आपको। सिलेबस जो दिया गया बच्चों बिल्कुल पुराना सिलेबस, इसमें कुछ भी नया नहीं, डिक्टो वही है। तो यहाँ पे सामान्य ज्ञान के अंतर्गत बात करूँगा। जनरल नॉलेज में क्या कुछ है, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, व्यापार और वाणिज्य, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल और विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक करंट अफेयर समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम आज एक बड़ी समस्या है, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। स्टूडेंट ये आपका क्या पोर्शन हो गया जीके का, जहां से आपको एग्जाम में 38 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए सामान्य हिंदी के बारे में बात करें, जहां से आपको 37 सवाल देखने को मिलेंगे। तो आपको पता है यहाँ हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि के साथ साथ अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और अन्य छोटी मोटी चीज़ें। आइए अब जरा हमारे विषय पर भी तो एक निगाह डालिए। तो जो मैथ वाले हिस्से से आपको 38 क्वेश्चन मिलने हैं, यहाँ पे 38 76 नंबर है, देखना। यानी संख्यात्मक और मानसिक योग्यता में इन्होंने कहा कि नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति आपका रखा गया है, सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन यानी दशमलव और भिन्न है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन फैक्टर यानी लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक, रेशियो एंड प्रपोर्शन अनुपात और समानुपात, परसेंटेज यानी प्रतिशतता, प्रॉफिट और लॉस लाभ एवं हानि, डिस्काउंट यानी छूट, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के साथ साथ पार्टनरशिप यानी भागीदारी या साझेदारी, एवरेज यानी औसत, टाइम एंड वर्क समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स सारणी और ग्राफ यानी डीआई के साथ साथ मेंसुरेशन। फिर बच्चों आपके पास में है अर्थमेटिकल कंप्यूटेशंस एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस यानी अंकगणितीय संगणना है और उनके विश्लेषणात्मक कार्य हैं के अलावा बच्चों मिसलेनियस होगा। कुल मिलाकर के आपका अर्थमेटिक का ये हिस्सा बच्चों, इसमें एडवांस का कुछ भी टॉपिक नहीं है, केवल क्षेत्रमिति आपको दी गई है बस। अब आप देखें रीजनिंग का हिस्सा, जहाँ से 37 सवाल मिलने हैं आपको। तो आपको ये पता हो गया कि 38 और 37 को जोड़ दोगे तो मैथ और रीजनिंग का 75 क्वेश्चन है। कुल परीक्षा कितने की? 150 की है। इसका मतलब सिर्फ मैथ और रीजनिंग का 50% हिस्सा है। आपको पता है कि अगर आपका ये हिस्सा कमज़ोर रह गया तो सिलेक्शन असंभव हो जाएगा। सो इस पर बहुत सीरियस आपको ध्यान देना है। मैं आपके लिए चूँकि अब जो परिस्थिति आ गई है उसके हिसाब से बच्चों मैं आपका कोर्स बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर रहा हूँ। अभी लास्ट में सब बताऊँगा कि क्या करना है, कैसे करना, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसी चीज़ों को कवर करके बस आप एक वर्दी आराम से ले सकते हो कूल रह करके। चलो रीजनिंग का सिलेबस देख लो। एक तो डायग्राम से यानी तार्किक आरेख है बच्चों। यहाँ पे
संकेत संबंध दिए गए हैं, विश्लेषण साथ ही साथ प्रत्यक्ष ज्ञान का बोध दिया गया है, शब्द रचना का परीक्षण है, अक्षर और संख्या श्रृंखला है, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता है, व्यवहारिक ज्ञान का परीक्षण होना है, दिशा का ज्ञान परीक्षण किया जाएगा, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क है, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना है। ये आपके रीजनिंग के टॉपिक हैं। के अलावा सेकेंड सेगमेंट में आप सभी लोगों को मिल रहा है मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी। 2 हिस्सों में रीजनिंग को दिया गया। यहाँ पर एक्चुअली जो मेंटल एप्टीट्यूड के अंतर्गत आपसे चीज़ें पूछी जानी हैं, तो जो निम्नलिखित चीज़ें हैं उनके प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है। अब निम्नलिखित चीज़ें क्या है, जैसे जनहित, पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित याचिका है, या फिर कानून और शांति व्यवस्था, पुलिस एक्ट है बेसिकली बच्चों। यहाँ पे सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता के अलावा व्यावसायिक सूचना, बेसिक स्तर की पुलिस प्रणाली क्या जानना जरूरी है, पुलिस विभाग में जा रहे तो, समकालीन पुलिस के मुद्दे और कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता के साथ साथ अल्पसंख्यकों और अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता। बुद्धि लब्धि के अंतर्गत क्या करेंगे, फिर से रीजनिंग वाले हिस्से को इन्होंने टच किया हुआ है। संबंध एवं आंशिक समानता परीक्षण किया जाना है, असमान को चिन्हित करना है, श्रृंखला को पूरा करना होगा, फिर कोडिंग डिकोडिंग यानी संकेतन लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना है। दिशा ज्ञान परीक्षण ऊपर भी था, यहाँ भी दिया है। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध है। वर्णमाला पर आधारित प्रश्न होंगे हैं। समय यानी घड़ी वाले क्वेश्चन आ जाने हैं। वेन डायग्राम, चार्ट, सारी चीज़ें होनी है आपकी। गणितीय योग्यता का परीक्षण किया जाना है। सिटिंग अरेंजमेंट ऑर्डर हो जाना है। ये तो आपका आईक्यू के अंतर्गत आएगा। फिर बच्चों रीजनिंग एबिलिटी में इन्होंने फिर आपको समरूपता दे रखी है, समानता दिया है, भिन्नता है, खाली स्थान को भरना है, समस्या को सुलझाना है, विश्लेषण और निर्णय है, निर्णायक क्षमता है, दृश्य स्मृति है, विभेदन की क्षमता है, पर्यवेक्षण है, संबंध है, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क है, शब्द आकृति का वर्गीकरण दिया गया, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला है, के साथ साथ अमूर्त विचारों और प्रतीकों तथा उनके संबंध में सामंजस्य की क्षमता है। एक पूरा डिटेल में सिलेबस इन्होंने दिया हुआ आप लोगों को। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर ये सारी बातों पे हम चर्चा कर लें तो जैसा कि आपने सिलेबस के संदर्भ में यहाँ पे जान लिया होगा कि देखो ये पूरा आपका जो 4 हिस्सों में सिलेबस बटा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं स्टूडेंट। कुल 150 क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। आपको बार बार मैं याद दिला रहा हूँ कि कुल आपकी 300 नंबर की परीक्षा है। ईमानदारी से प्रत्येक हिस्से पर आप अगर ध्यान देंगे, चूँकि माइनस मार्किंग भी है और एक सेफ स्कोर 225 से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा कर ले जाते हैं तो वर्दी का आपका सपना हर हाल में पूरा होगा। कैसे करना है आइए चर्चा करता हूँ। ये जात निवास वगैरह के बारे में आपका प्रोफार्मा दिया, इसी पर आपको बनवाना है। आप बनवा चुके होंगे, ना बनवाए हों तो देर ना करें। अब आइए जरा हम आपसे ये चर्चा करते हैं कि आपकी तैयारी की रणनीति क्या हो। चूँकि इसमें हमने सिलेबस, फीस, उम्र, एग्ज़ाम पैटर्न सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा कर दिया बच्चों, लेकिन अब थोड़ी सी आपकी तैयारी के बारे में बात हो जाए तो हमारे जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन मोड में आकर क्लास करना चाह रहे हैं तो आपको पता है कि ऑफलाइन मोड में आपकी जो हम बैच लेके आ रहे हैं स्टूडेंट नए साल में 4 जनवरी से लेके आ रहे हैं और ये मॉर्निंग में 9:30 बजे से आपकी बहुत ही बेहतरीन बैच आ रही है एग्ज़ाम ओरिएंटेड। जैसा कि कीर्तिमान एकेडमी का रिकॉर्ड बच्चों, पिछली परीक्षाओं में 1400 से भी ज़्यादा सिलेक्शन हमने दिए हैं, रिकॉर्ड हैं हमारे पास और हमारे विद्यार्थी हर जगह आपको मिल जाएंगे। हो सकता है आप में से भी कोई ना कोई हमारा विद्यार्थी हो। सो स्टूडेंट बिना किसी संदेह के अब चूंकि समय कम बचा है तो उसके अनुरूप हम आपका स्टडी मटेरियल, एक्सरसाइज और टीचर की टीम को अरेंज करके 4 जनवरी से लेके उतर रहे हैं। विद इन टाइम जितनी मेहनत करनी होगी वो करके हम लोग राइट टाइम कोर्स कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, आप निश्चिंत रहें। अगर आपने हमें 5 से 6 घंटे दे दिया तो यकीन मानिए वर्दी का सपना और 225 प्लस का जो हमने टारगेट दिया है, नो डाउट कीर्तिमान की कीर्ति पताका फहराएगी और वर्दी आपके पास जरूर हो जाएगी। इसमें थोड़ी सी जानकारी और मैं दे दूं कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश सिपाही में चूंकि एक बड़ी समस्या लोगों की मैथ और रीजनिंग की होती बच्चों, तो हमारे पास ये क्लासेज
मैथ रीजनिंग अगर आप केवल करना चाहेंगे तो भी आप आके हमारे पास पढ़ सकते हैं आराम से। और यूपीपी का संपूर्ण कोर्स, ये चीज़ें एक साथ होनी है। संपूर्ण कोर्स का नया बैच 4 जनवरी प्रातः 9:30 बजे से आ रही है। सो आप या आपका कोई भी दोस्त मित्र जिनको भी तैयारी करना है और उन्हें लग रहा है कि कहीं न कहीं मैथ रीजनिंग की वजह से वो प्रभावित हो रहे हैं या इतने कम समय में वो तैयारी कैसे कर पाएंगे, तो आप निश्चिंत रहें। बस आप सिर्फ एक शब्द है वर्दी चाहिए तो कीर्तिमान एकेडमी आइए। आप हमारा एड्रेस जानते हैं, कीर्तिमान एकेडमी तेलियरगंज प्रयागराज। कोई ज़रूरत होगी तो आप हमें इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो 9454707304, या फिर हमें कॉल करना है तो 9161961394। इस नंबर पर आप हमें कॉल कीजिए। बाकी ऑनलाइन भी आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। वो सारी चीज़ें अब एक बहुत ही डिटेल में पूरा बैच का अनाउंसमेंट, तैयारी की रणनीति क्या हो, किताबें आपको कौन सी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कितने घंटे आपको पढ़ना है, आपको फिजिकली और मेंटली कैसे फिट रहना है, ये सारी बातें मैं आपसे अगली वीडियो में करूंगा। तब तक आपके पास 4 जनवरी तक का समय है। मैं कई चीज़ें टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, आप वहां से लेके उन चीज़ों की तैयारी करेंगे। मसलन मैथ की बेसिक चीज़ें हैं, रीजनिंग की बेसिक चीज़ें हो जाएंगी, जीएस की कुछ जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाएंगी, और साथ ही आप तब तक फॉर्म सबमिट कर लेंगे, अपना डॉक्यूमेंट आप कंप्लीट करा लें, अपने जाति निवास जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं उनको कंप्लीट करा लें, क्योंकि सब कुछ आपका विज्ञापन के अंतिम तारीख से पहले का होना चाहिए। तो कोई लापरवाही ना करना ताकि आपका सिलेक्शन हो। सिलेक्शन इस भाव से शुरू करना कि आपका ये अंतिम सिलेक्शन है। सो किसी तरह के बीच में कोई बाधा ना हो बच्चों। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।